हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन राज सिंह। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट कंट्री का, जहां पे आप एस्पायर करते हो कि आप वहां पे एडमिशन ले पाओ। ठीक है गाइज, सबसे पहली बात जो मैं इस वीडियो में ये कहना चाहूँगा आपको कि गाइज आपको एकदम भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम आई नो अब हो गया, ठीक है। एंड आप ये वीडियो ये देखते हुए सोच रहे हो, ये देखते हुए आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप बायोलॉजी में कैसे 350 स्कोर, जैसे जो मेरा स्कोर था नीट में 350 आउट ऑफ 360, आप उस स्कोर तक बायोलॉजी में पहुंच पाओ लास्ट 1 मंथ में। मैं जानता हूं कि आपका स्कोर 200, 250, 280 पे आप स्ट्रगल कर रहे हो एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। बायोलॉजी में उससे ऊपर आपका स्कोर आपके टेस्ट सीरीज़ में नहीं बढ़ रहा है। पर मैं भी इस प्रॉब्लम से सफ़र करता था अपने समय जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। पर मैंने लास्ट 1 मंथ में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से एंड में जाके मैं 350 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में सिक्योर कर पाया, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा यार, आपको पूरा मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे बायोलॉजी में आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो। तो गाइस, पहली चीज़ आपको बायोलॉजी में क्या ध्यान रखना है यार, कि बायोलॉजी आपको ज़्यादा पढ़नी है। सिंपल सी बात है पहली चीज़, क्योंकि देखिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको 4 बुक्स आपको डील करनी है। 11th-12th की 2 मॉड्यूल हो गई, एंड आपकी केमिस्ट्री में भी 11th-12th की 2 मॉड्यूल हो गई। इन टोटल 4 बुक हो गई आपकी फिजिक्स की एंड केमिस्ट्री की। उस 4 बुक से आपको 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ईच में। पर बायोलॉजी में आपके पास सिर्फ 2 वॉल्यूम है, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, जिससे नीट के पेपर में, ठीक है, अब तो एजर्शन रीजनिंग नहीं आ रहा है, एम्स का पेपर स्क्रैप कर दिया गया है। मैं बता रहा नीट का पेपर आपको उसी लेवल का होगा। तो अगर वो 2 बुक से अगर आप 360 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो तो उससे आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है ना यार, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी अटेम्प्ट करके रखी है ना, ठीक है, आप 1 वीक अपना अभी चैलेंज लीजिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 वीक का आपको चैलेंज लेना है। उस चैलेंज में क्या करना है अब मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आप जो पुराने टेस्ट सीरीज आपने पेपर अटेम्प्ट कर रखे हैं उसकी आप एनालिसिस कीजिए। आप देखिए आप कहाँ बायोलॉजी में लैग कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज और 2 बुक से इतने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो बायोलॉजी आपकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। एंड बायोलॉजी में और उसमें भी आप सब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे कौन सा चैप्टर आपको करना है। आप क्या कीजिए, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक जो है इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे को देनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम है, बहुत बड़ा टॉपिक, आपको काफ़ी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एम्सोनियन ARS है, उस पर मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखा हुआ है कि हाँ यार आपका एनिमल किंगडम जो है उससे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आपके 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं उतने बड़े चैप्टर में जिसमें आपको इतना ज़्यादा मगअप करना है। तो आप वो टॉपिक को अवॉइड करो, इन द सेंस आपको वो पहले नहीं पढ़ना है, ठीक, छोड़ नहीं देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप उसको बाद में पढ़ोगे। अब एक टॉपिक है आपका जैसे जेनेटिक्स या एवोल्यूशन, ये हाई यील्ड टॉपिक्स है, आपके एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। तो आप क्यों ना उसको पहले करो। अगर आपके टेस्ट सीरीज में इन टॉपिक्स में जो हाई यील्ड टॉपिक्स उसमें परफॉर्मेंस कम है आपकी, तो आपने पहले वो टॉपिक्स अटेम्प्ट करना है, आपको सबसे पहले वो टॉपिक्स पढ़ना है। तो आपके 1 वीक चैलेंज का पार्ट पहला क्या होगा कि आपको आपके जो प्रायोरिटी वाली टॉपिक्स है, जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो करने हैं, उसमें भी वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखेगा जो आपका वीक टॉपिक है। मान लीजिए इकोलॉजी से आपके पूरे यूनिट से 10 करीब क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम आ रहे हैं। मेरे उस एनालिसिस में जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है उसमें ये मेंशन्ड है, ठीक है, रिवीजन रेटिंग मेंशन्ड है, आपको कैसे रिवाइज करना है चैप्टर। आपको 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका इकोलॉजी वीक है, तो इकोलॉजी जो है आपको अपने जो लिस्ट आप बनाओगे ना चैप्टर्स की, किस प्रायोरिटी में किस टॉपिक को हमें डील करना है, उसमें वो टॉप पे रहेगा, क्योंकि आपका वो वीक भी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप एक अपना लिस्ट प्रिपेयर कर लो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर टेस्ट एनालिसिस। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक। अब आपका जो वीक टॉपिक है उसकी आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए। देखिए आप ऑलरेडी 1-2 बार तो एनसीईआरटी पढ़ रखे होंगे, इतना तो एक्सपेक्टेड है आपसे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से 350 आउट ऑफ 360 अचीव कर पाओ या फिर उससे ज़्यादा आप अचीव कर पाओ ना, तो मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि आप 1-2 बार तो एनसीईआरटी पढ़ोगे कोई हर चैप्टर का, ठीक है। तो अब आपने उसमें कुछ हाईलाइट किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, वो सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हाईलाइट अंडरलाइन किया ना, उसको आपको गो थ्रू होना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है एक टॉपिक को, क्योंकि आपको साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है दिन में। बायोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है, क्योंकि वो 360 मार्क्स का है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो करना है, तभी तो हम लोग टॉप रैंक ला पाएंगे। एंड मैं आप चाहता हूँ कि आप एम्स दिल्ली पहुँचे, तो उसके लिए आपको टॉप 50 रैंक तक एम करना पड़ेगा।
ठीक, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी इक्वली बैलेंस करना है। तो बायोलॉजी में जो आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसको आपको फ्लिप थ्रू करना है, गो थ्रू करना है। एंड आपको ये ध्यान देना है कि आप डायग्राम्स कुछ भी मिस ना करें। जितने डायग्राम्स है ना एनसीईआरटी के, उसके डिस्क्रिप्शन जो दे रखे हैं, उस डायग्राम को इतने अच्छे से आपको इतने बार बार देखना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, ठीक, कि आपको उसका कलर भी याद हो जाए, उसकी आपकी लेबलिंग याद हो जाए कि हाँ भाई राइट साइड भी इसकी लेबलिंग थी, ये डायग्राम इस पेज के लेफ्ट साइड पे था, ऊपर था, नीचे था, एंड क्या लेबलिंग थी, क्या कलर था, इतने अच्छे से आपको फोकस के साथ वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, मैं समझ सकता हूँ यार, इकोलॉजी में इतने ढेर सारे डेटा हैं, प्लांट फिजियोलॉजी आप चैप्टर उठाइए, कैटायंस के इतने ढेर सारे फंक्शंस दे रखे हैं, आपको नहीं याद होगा, कोई बात नहीं यार, समय कम है, हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे कि यार आपने क्या करना है, आपने फैक्ट शीट बना लेनी है। ठीक, फैक्ट शीट आपको क्या करनी है, जितने भी आपके जो फैक्ट्स हैं ना बायोलॉजी में आपको याद नहीं हो रहे हैं, जिससे आप गलती करते आ रहे हो अपने टेस्ट सीरीज़ में, वो आपको क्या करना है, कट करके क्या पेपर पे लिख के सामने चिपका देना जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, स्टडी टेबल पे आप रोज़ देखोगे उस चीज़ को, 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे, 30 बार देखोगे आप सुबह शाम देख सकते हो उसको, आप कुल्ला करते समय, इनफैक्ट मैं ब्रश करते समय भी चीज़ें देख रहा होता हूँ। ठीक है, उसका मोबाइल में मैं फ़ोटो खींच लेता था, कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप कोचिंग जा रहे हो, स्कूल से वापस आ रहे हो, जो भी है, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई पार्टी में गए, आते जाते जो ट्रांजिट टाइम है ना, उसमें भी आप ना फ़ोन पे देख सकते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेरी वीकनेस, जो वीक पॉइंट्स हैं वो मैं देख पा रहा हूँ, एंड उसको मैं बार बार याद करूँगा, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आएगा ना टेस्ट में आपके, तो आप कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको याद रखनी है यार, आपको हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों एक्सपेक्टेड है, सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं होगा। स्मार्ट वर्क तो मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ो क्योंकि उससे क्वेश्चन आ रहा है यार, पर क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपके 1 महीने का करीब समय बचा है, तो हार्डवर्क तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो हार्डवर्क, तो यार आपकी रैंक कोई और ले जाएगा, ये डेफिनेट सी बात है। 17 लाख स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं, आपको अपना एक मार्क सेट करना, वहाँ पे आपको अपनी एक छाप छोड़नी ना, आपको प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाना है, मौलाना आज़ाद, वीएमएमसी, ठीक है, तो आप ऐसे ही नहीं पहुँच जाओगे, आपको उन एस्पिरेंट से जो हार्डवर्क कर रहे हैं उनसे एक एक्स्ट्रा एज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इधर आपको और क्या करना है कि आपने जब चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, 1-2 बार आपको उस चैप्टर को रिव्यू कर लियो, आपको क्या करना है, अब फिर से कोई भी आपका टेस्ट है जिसमें वो टॉपिक पूछा है, आप फिर से लगाने बैठो उस टॉपिक को। ठीक है, एंड आपको पता चलेगा कि हाँ अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी बायोलॉजी की, इतना मैंने अपने वीक टॉपिक पे स्ट्रेस कर लिया, अब मेरी क्या स्टैंडिंग है उस चैप्टर को लेके, मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। ठीक, अब ये 1 वीक चैलेंज में आपको डिसाइड करना है कि आप कितने चैप्टर्स को डील करना चाहते हो। ठीक है, पूरे टॉपिक्स की आप लिस्ट बनाइए एंड अच्छे से उसको डील करते रहिए। बुक प्रेफर कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आपको अगर नई क्वेश्चंस की ज़रूरत है, वरना आपके पास अपना जो पुराना मॉड्यूल है, पुराना कोचिंग मटेरियल है, वो नहीं सॉल्व किया हो, कोई बुक आप पहले से फॉलो करते आए हो, उसी पे स्टिक करिए, कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ मैं बोलूँगा, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई भैया आप ये बताइए, मैंने पढ़ाई तो कर ली, मैंने मेहनत कर ली, एनसीईआरटी पढ़ लिया, पर फिर भी पेपर में मैं वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से, पेपर में मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। तो पहली चीज़, पेपर अटैम्प्ट करने से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। बायोलॉजी आपको फटाफट करना है, ठीक है, बायोलॉजी में आपको जो है इतना समय बचा लेना कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी डील कर पाओ, क्योंकि देखो यार 720 मार्क्स का जो पेपर है ना, उसमें स्कोर आपका सिर्फ बायोलॉजी की वजह से नहीं आ रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री से की वजह से भी आ रहा है। तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं करना, बहुत समय दे देना कि बायोलॉजी, हाँ भैया ने कहा कि 4 बुक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़नी है और तब जाके 180 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2 बुक्स आपके 360 आ जा रहे हैं, तो मैं बायोलॉजी को बहुत समय दे दूँ और सब सही कर लूँ। नहीं यार, बायोलॉजी जैसे मैंने बोला फैक्चुअल है, ठीक है, आपने फैक्ट शीट बनाई थी, देखो मालूम है आपको आंसर तो आप करके आ जाओगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की चीज़ नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है ना, बायोलॉजी में अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, जैसा मैंने अभी बताया, लाइन टू लाइन डायग्राम्स वगैरह सब याद रखो, तो आप 1 मिनट में बायोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन ले जाओगे, कर लोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो आप ना बायोलॉजी में सिंपल सी बात है, आपको अग्रेसिव अप्रोच रखना है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं बायोलॉजी में करते समय आपको बोलूँगा पेपर में, ये ध्यान रखिए कि कभी भी बायोलॉजी का क्वेश्चन करने के बाद आपको पलट के नहीं देखना है। आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 91 है बायोलॉजी, ठीक है, एंड आपने वो 91 क्वेश्चन किया, मैं पूरे 180 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 91 क्वेश्चन मान लीजिए आपकी बायोलॉजी का आपने कर लिया, फिर आप मान लीजिए 110th क्वेश्चन पे गए, तो 110th क्वेश्चन करते समय अगर आपको याद आता है ना यार कि 91 क्वेश्चन में चलो यार एक बार फिर से देख लें, क्योंकि अर्ज होती है कि लगता है कि बायोलॉजी में इतनी मेहनत की यार तो क्यों ना फिर से वो देख लूँ, ठीक, पर आप टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ रिकॉल करने का नहीं है, आपको आता है तो आप करके आ जाओगे,
सिंपल सी बात है, याद है करके आओगे, कुछ कंसेप्ट बढ़ा के आप कुछ नया आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, सिंपल सी बात है। तो कभी भी आप टेम्प्ट हो रहे हो बायोलॉजी के पेपर करते समय कि हाँ मैं पीछे जाके एक बार देख लूँ, तो नहीं करना है, उससे आप टाइम वेस्ट करते हो अपना। जो मैंने कहा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपको 720 में, वो कम हो जाएगा क्योंकि आप बायोलॉजी में ही टाइम बचा रहे होते हो। तो फाइनली बायोलॉजी में आपको क्या करना है यार, 350 आउट ऑफ 360 लाने के लिए पहले वीक टॉपिक्स को आप अपने कैटेगराइज कर लीजिए, ठीक, उसमें प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि हाँ ये वीक टॉपिक है, उसमें ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो वो पहले मैं करूँगा। आपने पढ़ाई कर ली, आपने बुक प्रैक्टिस कर ली, जो आपके पास ऑलरेडी बुक है उससे आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर मेरी नीट मोस्ट वांटेड जो बुक है अमेजोन पे अवेलेबल है, आप उसे प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, ठीक है। अब पेपर में आपको क्या करना है, एग्रेसिव अप्रोच रखना है और कभी भी पीछे मुड़ के बायोलॉजी के पेपर में नहीं देखना है। लास्ट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट मैं ये बोलूँगा, जिनका स्कोर ऑलरेडी 330 340 टच कर रहा है उनको मैं कहूँगा कि जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, ये जो बुक्स है ना, आप साइड बुक से ज़रूर पढ़ लीजिए। ये जो टॉपिक्स है, सॉरी, साइड बुक से ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जो आउटसाइड एनसीईआरटी होते हैं। मैंने अपने बुक में भी वो चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, पर अगर आप नहीं कर सकते हो वो चीज़, तो पहले 320 मार्क्स टारगेट कर लीजिए, उतना मार्क्स ले आइए। आप डेफिनेटली 360 में 320 अगर आप लाते हो, 600 प्लस मार्क्स आप ला रहे हो, कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, आप एक प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले पाओगे, यू विल बी एबल टू सेव मनी ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। एंड आप प्राइवेट के एंड एमबीबीएस अब्रॉड के झंझट से बच जाओगे, ठीक। आप चुपचाप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर पाओगे अगर आप ये चीज़ करते हो तो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। जो मैंने पॉइंट बोले उसका दिमाग में ज़रूर ध्यान रखिएगा एंड आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अपने पे बिलीव रखिए, अभी भी समय है, कर सकते हो, जी जान लगाते रहो यार। एंड में ना यार यही बात आती है, कौन स्ट्रगलिंग फेज में कितना एफर्ट पुट करता है और गिव अप नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट तो यार जिस दिन आना है उसी दिन आएगा, डिक्लेयर होगा। अभी आप टेंशन पालोगे, एंशियस हो जाओगे रिजल्ट को लेके, तो पूरा आप अपना ना 2 साल की मेहनत जो 3 घंटे में आपको रिप्रेजेंट करनी होती है ना, वो ख़राब करके आ जाओगे। एंड थैंक यू दिल्ली नॉलेज ट्रैक कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने बिलवड एस्पिरेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर कर पाया, टिप्स शेयर कर पाया। कोई भी एस्पिरेंट जो है ना यार, अगर अच्छा स्कोर कर पाते वीडियो देख के, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच।